Hello everyone. Welcome to your easy guide to mastering English for SSC examination. And today we are starting with the reading comprehension section, and our first lecture in the series is decoding reading comprehension. So ऐसा कभी हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने के बाद आपको लगा है ओ माय गॉड व्हाट इज दिस? तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस फीलिंग को कैसे डील करना है और कॉम्प्रिहेंशन देख करके ये फील नहीं करना है कि ओ गॉड क्या है ये ऑल ऑफ अ सडन ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स वर्ड्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कैसे समझूं इसको इतने कम टाइम में। तो ये फीलिंग के साथ कैसे डील करना है, कॉम्प्रिहेंशंस को कैसे ब्रेक डाउन करना है, ये समझने की कोशिश करेंगे कि टेस्ट मेकर्स कॉम्प्रिहेंशन को कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उन कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे आइडेंटिफाई करें और स्ट्रैटेजीज डेवलप करें कि उन कॉम्प्लेक्सिटीज को कैसे डील करेंगे। So that's all we are going to talk about in this lecture. Okay. So brace yourself for what is coming up. अब हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है पैसेज क्रिएट करने की कॉम्प्लेक्सिटीज वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैसेज की तरफ देखते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, जो मैं ऑल थ्रू एम्फेसाइज करती रहूंगी, कि वैसे नॉलेज एक्विजिशन का तो कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, वोकैबुलरी बहुत सारी आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, रीडिंग आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। बट हैविंग सेड दैट, जो एग्जाम है, एग्जाम आपका टेस्ट कर रहा है प्रेजेंस ऑफ माइंड। यानी कि पैसेज देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, कि यार ये क्या वर्ड है, इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा है, ये क्या कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो भी अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप उसको क्रैक कर ले जाएंगे और आप अपना आंसर खोज लेंगे। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ इस बार कि हम लोग पहले, क्योंकि ये बिगनिंग का पैसेज है और मैं मान के चल रही हूँ कि शायद अभी आप अपने स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आपको चीजों से डरना नहीं है। क्योंकि एक तो ये कि आप स्टार्टिंग फेज में कई बार चीजें देख के डरते हैं, मॉक सीरीज वगैरह शुरू करते हैं अगर, और स्कोर अच्छा नहीं आता है तो डर जाते हैं, या एग्जाम टाइम में कुछ एकदम से आपने पैसेज की तरफ देखा, नहीं समझ में आ रहा, टाइम इज ऑल्सो रनिंग, वो एड्रेनलिन रश, आप नर्वस हो जाते हैं। तो उस नर्वस एनर्जी की वजह से आपका पूरा एग्जाम खराब हो सकता है, आपकी पूरी प्रिपरेशन इम्पैक्ट हो सकती है। तो हमें ये नर्वस एनर्जी का से छुटकारा पाना है। हमें ये समझना है कि हम कैसे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज भी आ जाए तो डरना नहीं है, और बिना डरे उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं लीस्ट ऑफ नॉलेज के साथ। बट हैविंग सेड दैट, ये नहीं कि आप लीस्ट ऑफ द नॉलेज के साथ ही वहां पे जाए कि चलो अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे कर लेंगे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए। नहीं, अगर आप वहां पे अपने आप का काम रख पाएंगे तो आप अपनी नॉलेज का यूज करके ही उसको रिजॉल्व करते हैं। वरना अगर आपने अपना काम खोया, अगर आपने नर्वस एनर्जी को अपने से ओवर पावर करने दिया, तो फिर तो आप अपनी नॉलेज भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम एक बार में अभी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यहाँ पे जब देखेंगे तो आपको डरना नहीं है, वो सबके लिए ही कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे लिए, बाकी एस्पिरेंट्स के लिए। तो यहाँ पे ये समझना है कि डरना नहीं है उन कॉम्प्लिकेटेड वर्ड से, उन जार्गन से, जार्गन्स मतलब टेक्निकल वर्ड से, और उनको तोड़ना कैसे है हम आज वही समझेंगे। सो ऑल थ्रू द पैसेजेस देयर विल बी कॉम्प्लिकेटेड जार्गन्स और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस, उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे डरना नहीं है हमें। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस फर्स्ट पैसेज। The judiciary, as the guardian of constitutional principles, must exercise its discretion judiciously to ensure that legal interpretations align with the broader tenets of justice and equity, thereby upholding the rule of law. अब ये 4 साढ़े 4 लाइन का ये बड़ा सा सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ देखेंगे तो ये बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, ये इतनी सी बात कह रहा है, कोर्ट्स मस्ट मेक फेयर डिसीजंस टू प्रोटेक्ट जस्टिस एंड फॉलो द लॉ। इतनी सी बात कही जा रही है, बट वो घुमा फिरा के एकदम उसको बड़ा करके, जुडिशरी एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। अब ये वाला फ्रेज का कोई मतलब नहीं है, मतलब मीनिंग है आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से, कोई खासा मतलब नहीं है कि जुडिशरी जो कि गार्डियन है, जिसका काम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को गार्ड करना, वो बस ऐसा होता है ना कि आप किसी के बारे में बात कर रहे हो कि ये मेरा दोस्त जो बहुत ही महान है, अब आगे की जो तुम उसके दोस्त के बारे में बात बताओगे वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महान है कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो तुमने कह दिया। तो वैसे द जुडिशरी एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, इस पोर्शन की कोई बात नहीं है, कोई आपके लिए पर्पस नहीं है, यहाँ पे इसको कॉम्प्लिकेट करने के लिए ऐड किया है। तो ये पोर्शन आपको बहुत ही प्यार से अपने दिमाग में, मतलब होता नहीं कि बस ऐसे करके रीड किया और किनारे किया। आगे देखते हैं। Must exercise its discretion judiciously to ensure that legal interpretations align with the broader tenets of justice and equity, thereby upholding the rule of law. अब मैंने ज्यादातर जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनकी मीनिंग लिख दी है,
गार्डियन का मतलब होता है प्रोटेक्टर या डिफेंडर। बेसिकली जुडिशरी का काम है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट करे, उनकी सुरक्षा करे। एक्सरसाइज डिस्क्रिशन मतलब मेक केयरफुल डिसीजंस यूजिंग जजमेंट। तो एक्सरसाइज डिस्क्रिशन एक ऐसा फ्रेज है जो आप अक्सर न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में यूल कम अक्रॉस दिस, तो इसलिए इसका मतलब आप हमेशा के लिए अगर अभी जान के रख ले तो बहुत अच्छा होगा कि केयरफुल डिसीजंस लेने चाहिए जुडिशरी को, ऐसा कहा जा रहा है। जुडिशियसली का मतलब होता है वाइजली, समझदारी के साथ। इंटरप्रिटेशंस मतलब वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग समथिंग, किसी चीज की इंटरप्रिटेशन, किसी चीज की बहुत तरह की इंटरप्रिटेशंस हो सकती है, बहुत तरीके हो सकते हैं उसको समझने के। टेनेट्स मतलब इंपॉर्टेंट बिलीव्स या प्रिंसिपल्स, किसी के बहुत इंपॉर्टेंट उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जो बिलीव्स होते हैं, वो हो गए आपके टेनेट्स। इक्विटी, फेयरनेस एंड जस्टिस की बात हो रही है कि हाँ मतलब ये चीज फेयर होना चाहिए, जस्टिस फॉलो करना चाहिए। किसी चीज को अपहोल्ड करना, उसको मेंटेन करना, अपहोल्ड द लॉ करना मतलब उसको मेंटेन करना, लॉ को तोड़ना नहीं, लॉ के दायरे में रहना, उसको मेंटेन करना। रूल ऑफ लॉ मतलब कि आइडिया दैट लॉ अप्लाइज इक्वली टू एवरीवन, ये अंधा कानून है सबके लिए एक बराबर। तो बेसिकली इन वर्ड्स का मीनिंग जान के आपको समझ में आ जाएगा कि खाली इस लाइन में इसमें इतना कहा जा रहा है कि जुडिशरी को लीगल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए और क्या कहते हैं, लॉ को अपहोल्ड करना चाहिए, यानी कि लॉ को मेंटेन करना चाहिए। मोटा मोटा यही है कि फेयर डिसीजंस बनाइए और प्रोटेक्ट करिए जस्टिस और फॉलो द लॉ। तो इस तरीके से आपको क्रक्स निकालना है मैटर का, ठीक है। आपको देखना है क्या चीज बस यूं ही कही जा रही है और क्या चीज का कुछ मतलब है। लीगल इंटरप्रिटेशन का मतलब है जुडिशरी मस्ट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन जुडिशियसली टू इंश्योर लीगल इंटरप्रिटेशन, यानी कि जुडिशरी को लीगल इंटरप्रिटेशन इंश्योर करना है और अलाइन विद ब्रॉडर टेनेट्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस के साथ लीगल इंटरप्रिटेशन करना है एंड देयर बाय अपहोल्डिंग द लॉ, लॉ को मेंटेन रखना है। ये मोटी मोटी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमको समझ में आएगा ना कि क्या इसमें से मोटी मोटी बात है कि कुछ जुडिशरी के काम के बारे में ये पैसेज मोटा मोटा है जो कि है लीगल इंटरप्रिटेशन जस्टिस के साथ। तो इस तरीके से हमको ऊपर से समझ लेना है कि क्या कहना चाह रहा है ताकि हम जल्दी से रीड करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो हम इस तरीके से ब्रेक डाउन करके मोटे मोटे तरीके से कैसे किसी पैसेज को समझे, हम ये स्किल समझने की कोशिश करेंगे आज पूरे पैसेज में। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। बेसिकली इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसएससी के पैसेजेस इतने डिफिकल्ट लगते क्यों है, स्पेशली टीयर 2 वाले। तो वो जानबूझ के अपीयर मतलब बनाए जाते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स दिखाई दे, उसमें कुछ पैटर्न्स फॉलो होते हैं, हम वो पैटर्न समझ जाएंगे और हर एक पैटर्न के लिए हम एक स्ट्रैटेजी डेवलप कर लेंगे, दैट्स इट। और हमें कभी दिक्कत नहीं होने वाली पैसेज में। तो आपको ये समझना है कि वो कंटेंट आपका प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, आपके लिए वो राइटिंग स्टाइल है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और वो राइटिंग स्टाइल को हम समझ जाएंगे ना कि क्या टोन है, क्या व्यू पॉइंट है, तो ये सब चीजें समझने के बाद हमें वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। कंटेंट वगैरह तो हैंडल हो जाता है, ठीक है। सो अब एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका जो आप सबने जरूर देखा होगा कि थ्री इडियट्स मूवी में, जिसने नहीं भी देखा है कोई बात नहीं, अब मूवी देखने मत बैठ जाना। तो थ्री इडियट्स मूवी में एक कैरेक्टर है चतुर और एक कैरेक्टर है रैंचो। चतुर से जब मशीन की डेफिनेशन पूछी गई तो उसने बोला मशीन्स आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज so connected that their relative motions are constrained, by which means force and motion may be transmitted and modified as a screw and its nut, or a lever arranged to turn about a fulcrum, or a pulley about its pivot, etc. Especially a construction more or less complex, consisting of a combination of moving parts or simple mechanical elements as wheel, levers, cams, etc. पता नहीं क्या बोल गया, मैंने रीड करा मुझे तब भी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोला है। अब जब रैंचो से पूछी गई बात, अ मशीन इज एनीथिंग दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, सिंपल। तो आपका टेस्ट मेकर चतुर है और आप रैंचो हैं, आपको बस यही चीज, यही इक्वेशन दिमाग में रखनी है, कंटेंट से नहीं डरना है और वहां पे आपको रैंचो की तरह सिंपल तरीके से चीजें समझ के आगे बढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमें क्या करना है। अब इस लेक्चर में हम क्या क्या समझेंगे। फर्स्ट, हाउ एसएससी टेस्ट मेकर्स क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटी इन द पैसेजेस, कि वो कैसे आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करेंगे, क्या क्या वो पैटर्न्स होंगे जिससे वो कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई करेंगे वो राइटिंग स्टाइल्स और स्ट्रक्चर्स पैसेज में, और हम कोशिश करेंगे कि सिंप्लीफाई कैसे करना है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर लास्ट में कुछ कॉमन ट्रैप्स, यानी कि कुछ जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो काफी कॉमनली एडिटोरियल्स वगैरह में दिखते हैं, तो उसका मैंने एक ट्राई टू क्यूरेट देम, एक लिस्ट टाइप की बनाई है,
वो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं, यानी कि वो पूरी पूरी नहीं कि भाई हमने तो पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया, इससे हो गया। बट कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली अपीयर्ड वर्ड्स जो मैं, क्योंकि रेगुलरली एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि इनको समझ लेंगे ना, और अगर कहीं भी एडिटोरियल है, कहीं से कुछ एक पैसेज उठा लिया, तो एक आध वर्ड तो फंस जाता है, काफी हाई प्रोबेबिलिटी है, तो आई ब्रॉट देम हियर। तो उनको समझ लेने से आपको काफी आसानी होगी अगली बार से एडिटोरियल या कोई डिफिकल्ट ऐसा पैसेज पढ़ने में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो पहला तरीका जिससे कि आपका पैराग्राफ या आपका कॉम्प्रिहेंशन मुश्किल बनाया जाता है, वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टैक्टिक्स इज यूजिंग लॉन्ग मल्टी क्लॉज सेंटेंसेस। अब एक एक क्लॉज क्या है, जैसे अभी हम अपना अगर पहला वाला पैसेज देखें, सॉरी, हाँ, तो इसमें ये एक एक क्लॉज है, जैसे कि द जुडिशरी एज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एक क्लॉज हो गया, मस्ट एक्सरसाइज इट्स डिस्क्रिशन जुडिशली, जुडिशली अलग क्लॉज हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग क्लॉज जो ऐड हो जाते हैं ना, वो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका पूरा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट कॉम्प्लेक्स हो गया तो आप पहले में ही पूरी मीनिंग ग्रास्प नहीं कर पाए, अगले में और आप लॉस्ट फील करते हैं। तो ये एक तरीका है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाने का। ठीक है, सो दीज स्टेटमेंट्स ऑफन हैव अननेसेसरी डिटेल्स दैट मेक कॉम्प्रिहेंशन हार्डर। कोई काम की चीज नहीं है, वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा डराने के लिए आपके लिए वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ एग्जाम्पल आगे भी दिए हैं। ठीक है, so let's look at this. Despite opposition, the constitutional amendment, which had been widely debated in legal circles, was ultimately passed. अभी कॉमा 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 के बाद ये चार पांच जो एक एक बात घुसाई गई ना, ये एक एक क्लॉज है। डिस्पाइट ऑपोजिशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक क्लॉज, विच हैड बीन वाइडली डिबेटेड इन लीगल सर्कल्स एक और क्लॉज, was ultimately passed। तो अब इसमें मल्टीपल क्लॉज ऐड करके आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जबकि इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग खाली इतना है कि डिस्पाइट ऑपोजिशन द अमेंडमेंट वाज पास्ड, बस इतनी सी बात है। बट उसको अलग अलग क्लॉजेस के बाद क्लॉजेस के बाद क्लॉजेस ऐड करके इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। वो कैसे होगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अभी यहाँ भी डरना नहीं है, पूरे पूरे आपको लेक्चर भर में समझना है, डरना नहीं है किसी चीज से। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में। एट दिस पॉइंट ये फ्रेज भूल जाओ और इसको समझो मुद्दा। आइडेंटिफाई द मुद्दा, कि भाई मुद्दा क्या है, कहना क्या चाहते हो तुम्हें, हमें वो आइडेंटिफाई करना है। रिमूव अननेसेसरी क्लॉजेस, बकवास को ब्रश अराउंड कर दो, हटाओ उसको। फोकस ऑन द कोर आइडिया ऑफ द सेंटेंस, कि ये सेंटेंस में क्या बोल रहा है, कुछ फंक्शनैलिटी ऑफ जुडिशरी की बात कर रहा है क्या, या अमेंडमेंट पास होने की बात कर रहा है क्या। अमेंडमेंट को तो बेसिकली इसमें देखो, डिस्पाइट ऑपोजिशन, कुछ ऑपोजिशन हो रहा है अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट पास हो गया। वाइडली डिबेटेड इन लीगल सर्कल, ये वो वगैरह वगैरह का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा मुद्दा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और तुम्हारे क्या कहते हैं, तुमने ये देखा कि पहली लाइन में तुम्हें समझ में आया कि ऑपोजिशन है, और तुम्हें आखिरी से समझ में आया पास हो गया। ऑपोजिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पास हो गया, तो ऑपोजिशन के बावजूद अमेंडमेंट पास हो गया। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन करके धीरे 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 उसको इजी और सिंपल सिंप्लीफाई कर लेंगे, ताकि हमें मीनिंग समझ में आ जाए। तुम्हें लग रहा होगा कि ये इतनी सारी लेवल्स ऑफ प्रोसेस हम एक सेंटेंस में करेंगे, तो हम तो पूरा पेपर भर हम यही करते रहेंगे। अब तुमको प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा ऑटोमेट हो जाएगा ये प्रोसेस। अब मैं तुमको समझाने के लिए इसको स्टेप 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 में तोड़ रही हूँ, बट वहां पे जब आप रीड करेंगे तो ये रीडिंग के साथ ही ऑटोमेटिक हो रहा होगा, और ये आएगा प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, सो एट दिस पॉइंट डोंट थिंक कि इतना सब कुछ कैसे करेंगे, ये हो जाएगा। हम अभी पहले समझने पे ध्यान देते हैं, फिर हम ऑटोमेशन पे भी ध्यान देंगे इसकी मल्टीपल प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। द फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दैट कैरेक्टराइज द ग्लोबल मार्केट्स during early 21st century, exacerbated by reckless speculation and weak regulatory oversight, led to severe economic downturns। अब यहाँ पे तीन चार जार्गन्स हैं, exacerbated, reckless, speculation, downturns। इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, because we'll go through library, sorry, vocabulary, we will also have to go through libraries for reading, but I meant vocabulary here। सो हम वोकेबलरी में इन सबको कोशिश करेंगे टैकल करने की। बट अभी यहाँ पे बेसिकली सिंप्लीफाइड तरीके से अगर इसको देखें तो कहना चाह रहे हैं कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी कॉज्ड एन इकोनॉमिक डिक्लाइन, कि फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी, यानी कि फाइनेंशियल का जो हमें अनसर्टेनिटी दिख रही थी फ्यूचर को लेके, उसकी वजह से इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ, आर्थिक गिरावट आई है। ठीक है, बेसिकली इतनी सी बात है। अब एग्जैसरबेट करने का मतलब है किसी चीज को और खराब कर देना। रेकलेस मतलब केयरलेस,
स्पेक्यूलेशन माने गेस करना या अनुमान लगाना, और डाउन टर्न माने इकोनॉमिक डाउन टर्न, आर्थिक गिरावट, डाउन टर्न मतलब गिरावट, इस तरीके से। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दैट कैरेक्टराइज द ग्लोबल मार्केट्स ड्यूरिंग द अर्ली 21st सेंचुरी। तो तुम्हें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से मतलब होना चाहिए कि ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की बात हो रही है कहीं तो। एग्जैसरबेटेड बाय रेकलेस स्पेक्यूलेशन एंड वीक रेगुलेटरी ओवरसाइट, बकवास, लेड टू सिवियर इकोनॉमिक डाउनटर्न। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का की वजह से आर्थिक गिरावट आई, दैट्स ऑल। ठीक है। अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। आपको मुद्दा पता है ना, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का हो रहा है, इंस्टेबिलिटी ने क्या किया, इकोनॉमिक डाउनटर्न किया, इतना, इतनी सी चीज हो रही है यहाँ पे, इतनी सी लाइंस में। ठीक है। सो एक्स्ट्रा फ्रेजेस लाइक कैरेक्टराइज्ड बाय एंड एग्जैजरबेटेड बाय, ये सब चीजें ना, इन पे परेशान नहीं होना है। मतलब नहीं भी पता है तो, कई बार अगर ऐसा होता है कि कोई जार्गन है इसका मतलब नहीं भी पता है, तो उसको मतलब याद करने के लिए या उसके चक्कर में परेशान नहीं होना, उसको छोड़ के भी तुम मतलब तुम समझ सकते हो। अगर तुमको समझ में आ गया मुद्दा क्या है, किस बारे में बात हो रही है, यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसकी बात हुई है इतने से में, तो आप समझ जाओ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ने इकोनॉमिक डाउनटर्न किया, यही है। अब एग्जैसरबेटेड रेकलेस स्पेकुलेशन नहीं पता है, तो यहाँ तब भी मैनेज हो सकता है। ठीक है। अब अगला तरीका जिससे कि एक कॉम्प्लिकेट किए जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो है इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स टर्म्स टू मेक अ पैसेज सीम मोर डिफिकल्ट। जैसे कि जार्गन्स, अब जार्गन्स जार्गन्स वर्ड में बार बार बोल रही हूँ, इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स टर्म्स। तो अभी जैसे आपने देखा था ना, ये एग्जैसरबेटेड, रेकलेस, ये सब जार्गन्स है। ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड घुसा देते हैं बीच में, सिंपल सिंपल चीजों के बीच में भी, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स डर जाते हैं कि अरे ये क्या आ गया, इसका क्या मतलब है। कई बार उनको तुम नहीं भी मतलब जानते हो ना, तो भी यू कैन सॉल्व। तो वो खाली कॉम्प्लिकेट करने के लिए, तो जार्गन्स देख के डरना नहीं है। ठीक है। लेट्स सी। Anthropogenic influence on climatic patterns necessitates a revaluation of policy frameworks aimed at mitigating deleterious environmental effects. ठीक है। अब ये एंथ्रोपोजेनिक क्या है, मिटिगेटिंग डिलीट्रियस का क्या मतलब है, नहीं पता, छोड़ो। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इसके बावजूद अगर हम हमारे सामने ये आ ही गया तो हम कैसे करेंगे। एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेटिक पैटर्न नेसेसिटेट्स रीवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी। अब रीवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी समझ में आता है आपका, एग्जाम में कई बार कॉपी में कुछ गड़बड़ होती है तो आप कॉपी रीवैल्यूएशन के लिए भी भेज सकते हैं, ये ऑप्शन होता है। तो क्या होता है कि रीवैल्यूएशन के लिए भेजना यानी कि कुछ सही नहीं था, उसको ठीक करने के लिए, रीचेक करने के लिए भेज रहे हैं। तो यहाँ रीवैल्यूएशन ऑफ पॉलिसी की अगर बात हो रही है, यानी कि कुछ तो क्लाइमेटिक उसमें खराब हो रहा है और उसको रीवैल्यूएशन कराना है, एम्ड एट, उसका एम है चीजें ठीक करना। ठीक। आपको मिटिगेटिंग का मतलब नहीं पता, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब नहीं पता, बट तब भी आपको पता है कुछ खराब हो रहा है, अब उसकी वजह से पॉलिसी का रीवैल्यूएशन जरूरी है, जिसका एम हो कि वो ठीक कर सके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को, जो भी खराब होती हुई चीजें हैं। ये ठीक है, ये मोटा मोटा समझ में आया। अब वही अगर आपको एंथ्रोपोजेनिक का मतलब पता हो, जिसका मतलब है ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, मिटिगेटिंग और डिलीट्रियस का मतलब पता हो कि मिटिगेटिंग मतलब कम करना और डिलीट्रियस मतलब डिलीट वर्ड से आता है, डिलीट्रियस, डिलीट वर्ड से आप समझ सकते हैं कुछ तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो कम नेगेटिव इम्पैक्ट बेसिकली डिलीटरियस। तो मिटिगेटिंग डिलीटरियस एनवायरमेंटल इफेक्ट मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करना। ठीक है। तो इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग है ह्यूमन एक्टिविटी अफेक्ट्स क्लाइमेट चेंज, सो पॉलिसी मस्ट बी रिव्यूड। ठीक। आप बिना इसका मतलब जाने भी अगर दिमाग लगाएं, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, अपना दिमाग काम रखें, तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। बट इसको कहने का ये मतलब नहीं कि वोकैबुलरी मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, फिर तो बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है। उसको स्किप नहीं करना है, उसके साथ ही ये चीज, ये ट्रिक काम करती है। ठीक। सो यू हैव टू लुक फॉर द कोर मीनिंग, इग्नोर अननेसेसरी एकेडमिक वर्ड्स सच एज एंथ्रोपोजेनिक एंड डिलीटरियस। कौन यूज करता है ये सब वर्ड्स अपने रियल लाइफ में, डिलीटरियस, एंथ्रोपोजेनिक, मे बी शशि थरूर, और तो कोई नहीं करता होगा। सो ये एकेडमिक वर्ड्स को थोड़ा सा समझ जाओ कि आपको डराने के लिए है, इनका कोई खासा पर्पस है नहीं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई की एक्शन वर्ड्स, वर्ब्स, कि भाई कहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कहाँ पे कुछ मूवमेंट की बात हो रही है। ठीक है। एंड रिप्लेस टेक्निकल वर्ड्स विद सिंपलर ऑल्टरनेटिव्स, अपने दिमाग में उसका कुछ सिंपलर वो समझ लेंगे। ठीक है। लेट्स सी ये करेंगे कैसे इन नो टाइम। The judiciary's proclivity to engage in expansive interpretation of constitutional provisions has been a subject of academic discourse. अब इसका simple meaning है, judges often interpret the constitution broadly, which is debated by scholars. अब proclivity मतलब tendency, किसी चीज की तरफ आपकी प्रवृत्ति, तो जुडिशरी की प्रवृत्ति to engage in expansive interpretation, expand पता है,
किसी चीज को एक्सपैंड करना, रबर बैंड एक्सपैंड करना, उसको बढ़ाना, ब्रॉड। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव का मतलब ब्रॉड में है, बड़ा, मोटा मोटा इंटरप्रिटेशन कर देना। बट जुडिशरी का तो काम है कि आपको एग्जैक्ट लॉ बताए ना। मोटा मोटा इंटरप्रिटेशन कर देंगे तब तो प्रॉब्लम है। इंटरप्रिटेशन अभी हमने देखा था, किसी चीज को इंटरप्रेट करना, उसके तरीका, उसका क्या तरीका है, उसका क्या मतलब है, एक तरीके से वो निकालना। ठीक है, कई इंटरप्रिटेशन होना, कई मतलब हो सकते हैं होना। ठीक है, सो एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन मतलब बहुत ब्रॉड उसका मतलब बताने से हमारा मुद्दा सर नहीं हो पाता है ना, कि हमें एग्जैक्ट चाहिए, एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। तो expansive interpretation of constitutional provisions has been a subject of academic discourse। अब ये a subject of academic discourse भी याद कर लो, बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, और इसका मीनिंग कुछ बहुत मेजर है नहीं, कि बस डिबेटेड बाय स्कॉलर्स का मतलब है सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक, एकेडमिक डिस्कोर्स मतलब डिबेट कर रहे हैं सब, जो ये पीएचडी करके बैठे हुए लोग हैं, या बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये जो आपके एडिटोरियल्स वगैरह लिख रहे हैं, उसमें एक मुद्दा आ रहा है, अगले एडिटोरियल में दूसरा मुद्दा आ रहा है। तो ये एकेडमिक डिस्कोर्सेज हैं, एडिटोरियल्स, जो आपके इंटेलेक्चुअल्स, जो आपके सबसे पढ़े लिखे लोग, एडिटोरियल या फिर थिंक टैंक वगैरह के एक्सपर्ट्स जो लिखते हैं, ये एकेडमिक डिस्कोर्स है। डिस्कोर्स मतलब डिस्कशंस, एकेडमिक डिस्कशंस। सो अ सब्जेक्ट ऑफ एकेडमिक डिस्कशन मतलब कि इस मुद्दे पे बहुत डिबेट होती रहती है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस पे अलग अलग बात, अलग अलग साइड से बातें करके डिबेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जुडिशरी की जो ये आदत है ना, मोटे मोटे इंटरप्रिटेशन देने की, इस पे बड़ी डिबेट होती रहती है। दैट्स ऑल दैट इज बीइंग सेड हियर। ओके, अब तीसरा तरीका आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्लिकेट करने का है, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स डाल देते, किसी चीज के प्रो व्यू पॉइंट, कभी नेगेटिव में व्यू पॉइंट, और कभी कोई न्यूट्रल व्यू पॉइंट। तो बहुत सारे मल्टीपल व्यू पॉइंट्स की वजह से भी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, कि भाई बेसिकली ऑल ओवर पैसेज किसी मुद्दे के फेवर में है या उस मुद्दे के अगेंस्ट है। तो ये निकाल पाना कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे व्यू पॉइंट डाल दिए, बहुत सारे मतलब नजरिए डाल दिए होते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको देखना पड़ता है कि क्या क्या ओपिनियन है, क्या फैक्ट है, इस तरीके से आपको समझना होता है। चलिए एक पैसेज से समझते हैं। While some economists argue that government intervention stabilizes markets, others believe that free market policies lead to better long-term growth. A third school of thought suggests a balanced approach। तो जो पहली लाइन है वो एक व्यू दे रहा है, जो प्रो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, कि भाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्टेबलाइजेस मार्केट, यानी ये प्रो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो मार्केट स्टेबलाइज होंगी। जो सेकेंड व्यू है वो प्रो फ्री मार्केट है, कि भाई गवर्नमेंट को को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री मार्केट पॉलिसी लीड रिजल्ट इन बेटर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर फ्री मार्केट रहेगी, गवर्नमेंट उसमें बार बार अपना इंटरफेरेंस नहीं करेगी, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, मतलब बड़े पैमाने पे ग्रोथ होगी। अभी इमीडिएट भले ही ग्रोथ ना हो, बट लंबी पिक्चर, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो उसमें हमको ग्रोथ दिखती है। A third school of thought suggests a balanced approach। यानी कि तीसरा क्या है, कि दोनों का मिला जुला के, कि थोड़ा गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहे, मतलब फ्री मार्केट रहे, पर एकदम भी फ्री ना रहे, गवर्नमेंट कुछ कुछ पॉइंट्स पे इंटरवीन करने की पावर रखे। तो ये तीन व्यू पॉइंट है। तो हमको समझना होगा कि यहाँ पे ये तीन व्यू पॉइंट दिए हुए हैं, और आपको अगर व्यू पॉइंट पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रो भी है, एंटी है, और ये थर्ड न्यूट्रल है। कई बार ऐसा होता है कि प्रो और एंटी दोनों देकर के ऑथर एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट ले रहा होता है, और आपके क्वेश्चन में होता है कि भाई ऑथर क्या ले रहा है। तो आपको समझना है कि प्रो भी दिया है, एंटी भी दिया है, बट ऑथर का व्यू पॉइंट न्यूट्रल है। कई बार ऑथर प्रो या कोई एक एंटी व्यू पॉइंट भी ले लेता है, तो वो आपको समझना होगा, आपको व्यू पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे पैसेज में। ठीक है, चौथा तरीका जिससे कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्लिकेट किए जा सकते हैं, वो है क्रिएटिंग फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब खाली ऐसे एक फॉल्स तरीके से आपको एक कॉम्प्लेक्सिटी बनाना, कि ये कुछ भी ऐसे फर्जी फर्जी चीजें इंट्रोड्यूस करके वो कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। It is often the case that individuals, when faced with economic uncertainty, tend to exhibit a preference for financial security over speculative investment strategies। अब speculative वर्ड हमने कुछ मिनट पहले ही पिछले पैसेज में किया था, आपको याद होना चाहिए। स्पेक्यूलेट करना, गेस करना। स्पेक्यूलेटिव मतलब अनुमान लगाने वाली, मतलब गेस करने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, नॉट सो स्टेबल, बट वो गेस के बेसिस पे की जा रही है, वो बनाई गई स्ट्रेटेजीज हैं। ठीक है, तो अब इस पैसेज का एग्जैक्टली सिंपल सा मतलब है, पीपल प्रेफर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इन अनसर्टेन टाइम्स। तो आपको यहाँ पे देखना है कि फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इट इज ऑफन द केस दैट, तो ये इट इज ऑफन द केस दैट, इस तरीके के लंबे लंबे फ्रेज का कोई मतलब नहीं है। ये अगर आप ये यहाँ पे नहीं भी होता ना, तो मीनिंग पे कोई अंतर नहीं पड़ना था। तो ये मोटे मोटे फर्जी के फ्रेजेस जो है ना,
इनका कोई मतलब नहीं, खाली कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। अगर यहाँ ये ऐसे भी होता है कि इंडिविजुअल्स व्हेन फेस्ड विद इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी दे हैव अ प्रेफरेंस फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, बस इतना होता तो काम हो जाता। बट ये टेंड टू एग्जिबिट अ प्रेफरेंस, ये फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक झूठी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने का तरीका है। ये लंबे लंबे फ्रेजेस, इट इज ऑफन द केस दैट टेंड्स टू एग्जिबिट अ प्रेफरेंस, बस एक प्रेफरेंस फॉर कर दो ना, टेंड्स टू एग्जिबिट क्यों डाला है फालतू में। तो वो एक फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है कि असली में नहीं है कॉम्प्लेक्स, मीनिंग बहुत सिंपल सी बात है इसमें, पर ये थोड़ा बहुत लैंग्वेज का को ट्विस्ट करके एक फॉल्स, एक झूठी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन एंगेजेस इन हैबिचुअल मॉर्निंग कंजम्पशन ऑफ अ कैफीन इंड्यूस्ड बेवरेज टू एनहांस कॉग्निटिव अलर्टनेस एंड ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। सुबह उठ के चाय पीते हैं लोग, सिंपल सी बात कही है, बस शायद शशि थरूर ने कही होगी इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मुद्दा यही है कि लैंग्वेज से डरना नहीं है। कुछ नहीं भी अगर उस समय समझ में आ रहा है पैसेज में, कोई डिफिकल्ट वर्ड है, कोई डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स फ्रेज है, तो उससे डरना नहीं है। वो जानबूझ के वहां डाला गया आपको डराने के लिए, और अगर आप डर गए तो आप वहां पे बेसिकली उस ट्रैप में फंस गए। तो ये सब चीजों को अब हम अगर समझ रहे हैं कि ये लाइन फालतू में लंबी करने के लिए डाली है, ये जार्गन फालतू में लंबा करने के लिए डाला है, तो हम वहां पे डरेंगे नहीं, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो basically complex sentence structures can be simplified, ignore unnecessary jargon, track multiple viewpoints to answer inference based questions, and focus on reasoning and not memorization. ठीक है, आपको मेमोराइज नहीं करने हैं पैसेज के फैक्ट्स, आपको रीजनिंग पे ध्यान देना है। ठीक, अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉमिस किया था कि हम कुछ ट्रैप वर्ड्स जो कई बार पैसेजेस में दिखते हैं, क्योंकि कई बार वो एडिटोरियल्स वगैरह से पिक किए जाते हैं या किसी एक्सपर्ट की कही बात को वहां पे उसका एग्जर्ब पिक कर लिया जाता है, तो कुछ वर्ड्स है जो कई बार वहां पे आते हैं आपको खाली डराने के लिए, और वो बड़े रिपीटेड वर्ड्स हैं, बड़े फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स हैं, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो आपके पैसेज में हो। तो उनका अगर हमको मतलब पता रहेगा तो वो बहुत सही रहेगा, क्योंकि हम उसको वोकैबुलरी में अलग से, हम अलग तरीके से रूट वर्ड्स के थ्रू जाएंगे। यहाँ पे मैंने इसीलिए इसको इंक्लूड कर दिया है कि आप इसकी लिस्ट बना के आज ही अपने टेबल के सामने लगा दीजिए, और उसको थोड़ा बहुत देखते रहिए, और जब कभी आपके ये एडिटोरियल वगैरह में जब आप रीड करेंगे और ये आए, इसको वहां पे अंडरलाइन कर लीजिए और उसको देखिए उस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, तो उससे आपका और बेटर पकड़ बनेगी इन वर्ड्स पे। ठीक है, तो पहला वर्ड, सो बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी इज वर्ड्स इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटी और डाउट। तो एक जो ये एक्सपर्ट्स की आदत होती है ना, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कोई चीज कोई इंसान एकदम 100% सर्टेनिटी के साथ कह रहा है, तो दैट मीन्स उस इंसान की नॉलेज बहुत लिमिटेड है। अब किसी इंसान को भी दुनिया में पूरी लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड नॉलेज तो है नहीं, तो अक्सर एक्सपर्ट्स वगैरह ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जिसमें वो एक डाउट या एक अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए ये वर्ड्स बहुत कॉमनली यूज होते हैं, क्योंकि भाई उसमें ये होता है ना, एक मार्जिन ऑफ एरर रहता है कि यार कल को ये बात अगर गलत हो गई तो हमने तो कहा ही था कि ऐसा हो सकता है, ये नहीं कहा था ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर किसी ने बोला नहीं नहीं ऐसा ही होगा, तो आप उसको कोई आके क्वेश्चन कर सकते हैं, तुमने तो कहा था ऐसा ही होगा, लो नहीं हुआ। तो तुम इसीलिए एक्सपर्ट्स लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसा हो सकता है, बहुत चांस है कि ऐसा हो सकता है, ताकि कल को 1% 2% नहीं भी हुआ, क्योंकि दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। तो उनके पास वो फेस सेविंग रहे कि भाई हमने कहा था ऐसा हो सकता है, वो नहीं हुआ, तो वो स्कोप भी था हो सकता है कि उससे। ठीक है, तो कुछ वर्ड्स हैं जो डाउट या अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसा पहला वर्ड है ऑस्टेंसिबली, यानी कि अपियरिंग टू बी ट्रू बट नॉट नेसेसरली ट्रू, ऐसा लगता है कि वो सच है बट वो जरूरी नहीं कि सच हो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। द रिफॉर्म्स वर ऑस्टेंसिबली एम्ड एट इंप्रूविंग द इकोनॉमी, यानी कि रिफॉर्म बेसिकली इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए, ऐसा माना जाता है। ऑस्टेंसिबली का मतलब यहाँ पे है ऐसा माना जाता है। हिंदी न्यूज़पेपर्स में जरूर आप देखते होंगे माना जाता है कि, ये फ्रेज बहुत यूज होता है, तो वैसे ही ऑस्टेंसिबली का भी यहाँ मतलब है कि इसलिए किए गए थे, मतलब उनका एम ऐसा सा था, जरूरी नहीं कि उन्होंने इंप्रूव ही कर दी इकोनॉमी। सो द रिफॉर्म्स वर ऑस्टेंसिबली एम्ड एट, माना जाता है कि रिफॉर्म्स वर एम्ड एट, रिफॉर्म्स का एम था इकोनॉमी इंप्रूव करना। कोई मान लो दूसरा बंदा आर्ग्यू कर रहा है कि नहीं नहीं, रिफॉर्म्स का एम तो था कि अंबानी को एयरपोर्ट भेज दे, रिफॉर्म्स का एम था कि कांग्रेस का फायदा हो जाए। तो इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि रिफॉर्म का एम था इकोनॉमी इंप्रूव हो, ऐसा माना जाता है कि रिफॉर्म का एम था कि कैपिटलिस्ट को
फायदा हो, ऐसा माना जाता है कि रिफॉर्म का एम था कि कांग्रेस को फायदा हो। तो इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि करके साथ लिखा जाता है, तो ऑस्टेंसिबली इज अ वर्ड फॉर दैट, ठीक है, कि अपियरिंग टू बी ट्रू, ऐसा लगता है सच है बट जरूरी नहीं कि सच हो, ठीक, झूठ भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला वर्ड है allegedly। allegedly भी बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है न्यूज़पेपर्स वगैरह में। समथिंग दैट इज क्लेम टू बी ट्रू बट नॉट प्रूवन, कि ये ट्रू है ऐसा क्लेम किया जा रहा है, कि भाई लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, पर अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। और अक्सर ये वर्ड लीगल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, जैसे ही एलिजिडली कमिटेड फ्रॉड। तो मान लीजिए कई बार न्यूज में जब कोई नया सनसनीखेज क्या कहते हैं खुलासा होता है, या कोई नया नया केस बनता है जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है या कोर्ट में चल रहा है, अभी इस पे वर्डिक्ट नहीं आया है, तो उसमें एक होता है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगा है, तो ऐसा बोलते हैं कि इसके ऊपर इल्जाम लगा है, ये नहीं बोलते कि इसी ने किया है। तो जब तक उसके ऊपर इल्जाम है और प्रूफ नहीं हुआ है, तो ऐसे बोलेंगे इसने एलिजिडली ये क्राइम किया है, उसने ये इल्जाम है, जब प्रूफ हो जाएगा तो बोलेंगे उसने क्राइम किया है। तो एलिजिडली वर्ड का मतलब है कि वो एक अनसर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहा है कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है बट इस पर इल्जाम लगा है, ठीक है। तो एलिजिडली मतलब क्लेम्ड टू बी ट्रू बट नॉट प्रूवन, अभी प्रूफ नहीं हुआ है पर क्लेम कर रहे हैं कि यही सच है। ऐसा ही तीसरा वर्ड भी है बहुत ही सिमिलर सा, परपटेडली। ये भी बहुत कई बार न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में दिख जाता है, यानी कि सेड टू बी ट्रू बट नो स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अगेन माना जाता है कि पर अभी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है इस चीज का। जैसे कि द कंपनी purportedly वायलेटेड लेबर लॉज। तो इसका सिंपल तरीका है कंपनी सेड टू हैव वायलेटेड लेबर लॉज, यानी कि ऐसा दिखता है, ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने लेबर लॉज वायलेट किए हैं, पर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। कुछ कुछ चीजों की वजह से ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें ऐसी सामने अभी आई हैं जो इसकी तरफ इशारा कर रही हैं कि इस कंपनी ने लेबर लॉज तो वायलेट किए हैं, पर अभी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो अभी हम कुछ पक्के तौर पे नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीन वर्ड्स जो डाउट एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऑस्टेंसिबली, अलिजेडली एंड परपोर्टेडली। एडिटोरियल्स में एक्सपर्ट्स के फेवरेट है, ये बहुत रिपीट होते हैं। अब कुछ और फ्रेजेस जो बहुत ही मतलब लंबे लंबे से हैं, जिनका मतलब खाली एक शब्द का है, वो आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि इट इज ऑफन द केस दैट। अब मतलब है कि कई बार ऐसा होता है, ये कहना चाह रहा है। एक शब्द में लिख सकता था ऑफन, बट इट इज ऑफन द केस दैट, ऐसा कई बार होता है कि, ठीक। तो ये खाली ऑफन, इसका मतलब है ऑफन, अक्सर। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मतलब कि काफी, दैट्स ऑल, इसका इतना सा मतलब है काफी। या मैनी, अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मतलब बहुत मेजर पोर्शन ऑफ इट, इसका काफी बड़ा पोर्शन, सो बेसिकली इसका मतलब है काफी। अगर कहीं लिखा है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ मतलब काफी, काफी या मैनी, ठीक। एग्जिबिट अ टेंडेंसी टू, ऐसी प्रवृत्ति दिखी, तो टेंड्स टू या टेंडेंसी, एग्जिबिट्स और टेंडेंसी टू मतलब ऐसी प्रवृत्ति है उसमें, तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का मीनिंग है, ठीक। इट इज अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल कंसर्न दैट, मतलब ये चिंता की बात है कुछ इस तरीके से, इट इज कंसर्निंग दैट, बस इतनी सी बात है कि इट्स अ मैटर ऑफ कंसिडरेबल कंसर्न, मतलब चिंता की बात है इतनी सी, ठीक। इन द इवेंट दैट, सिंपल सा दो लेटर का इफ लिख दो, कोई जरूरत नहीं इन द इवेंट दैट लिखने की, ठीक है। अब एकेडमिक वर्ड के रूल्स अलग होते हैं और एक्सपर्ट्स उनको लिखते हैं, उसका एक अलग मतलब होता है, बट हम जिस लेवल पे बात कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए बात करते हैं, उसमें हमको सिंप्लिसिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन आई एम सेइंग इसका कोई यूज नहीं है, आई एम सेइंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट, नॉट फॉर द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। एज एन academician I also use these words sometimes, these phrases and jargon sometimes, ठीक है, बट when it comes to solving exam paper कोई मतलब नहीं है। अब कुछ और शब्द जो कॉमन दिखते हैं बट अगेन वो खाली आइडिया को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, तो जैसे कि जक्स्टापोजिशन, पोजीशन से समझो कि यहाँ पे कहीं कोई पोजीशनिंग की जा रही है चीजों की, तो इसका मतलब है कि दो चीजों को तुलना के लिए साथ रखना, प्लेसिंग थिंग्स साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द आर्टिस्ट यूज द जक्स्टापोजिशन ऑफ लाइट एंड डार्क कलर्स टू क्रिएट कॉन्ट्रास्ट, यानी कि लाइट और डार्क कलर अगल बगल रखे ताकि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो। कई बार दो चीजों को जक्स्टापोज करते हैं उनको कंपेयर करने के लिए भी, ठीक है। अगला वर्ड है डिसप्रपोर्शनेट, यानी नॉट बैलेंस्ड और इक्वल, यानी कि अनसंतुलित, अनइक्वल। सो
फॉर एग्जाम्पल अ डिसप्रपोर्शनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जाम फ्रॉम वन स्कूल, यानी कि कुछ ज्यादा ही, जैसे हर स्कूल मान लो 10 स्कूल है, सब में से 5 15 20 25 एक एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल किए, ऐसा नहीं है। एक स्कूल से कुछ ज्यादा ही डिसप्रपोर्शनेट नंबर, मतलब बैलेंस में नहीं है बाकी स्कूलों के नंबर से, वो डिसप्रपोर्शनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन दैट फ्रॉम दैट स्कूल, तो यानी कुछ गड़बड़ है। डिसप्रपोर्शनेट, प्रपोर्शन, प्रोपोर्शनेट मतलब बराबरी में, प्रपोर्शन सबका बराबर है, सबका बराबर हिस्सा है। डिस तो भाई लगा देने का मतलब है कोई चीज आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब आउट हो गई या कोई चीज नेगेटिव, उसका इम्प्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेट मतलब प्रोपोर्शन के बाहर, उसके प्रोपोर्शन सही नहीं है, असंतुलित। ठीक, बहुत ज्यादा हो गया, इस केस में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए। एक्सपीडिशियस, इसका मतलब है डन क्विकली, टू एक्सपीडाइट। कई बार अगर आपने फॉर्मल मेल्स वगैरह कभी पढ़े हो तो उसमें लिखा होता है ट्राई टू एक्सपीडाइट द प्रोसेस, यानी प्रोसेस को तेज करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एक्सपीडिशियस मतलब डन क्विकली। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी टुक एक्सपीडिशियस एक्शंस टू रिजॉल्व द कस्टमर्स कंप्लेंट, तो कस्टमर की कंप्लेंट आई तो उन्होंने बहुत तेजी तेजी उसको रिजॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड थे वो लिए। तो एक्सपीडिशियस, अगेन अ वेरी कॉमन वर्ड। यूटिलाइज, क्वाइट कॉमन एंड सिंपल ऑल्सो, यूज करना, उपयोग करना, यानी कि वी शुड यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही वाइज और बहुत ही समझदारी से यूज करना चाहिए। मिटिगेट, अभी आपने देखा था पैसेज में आया था मिटिगेट वर्ड, एनवायरमेंटल पैसेजेस में तो बहुत चांस है कि आता ही आता है, बहुत ज्यादा कॉमन है। मिटिगेट आप एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही मोस्ट लाइकली सुनेंगे। मिटिगेट करना मतलब रिड्यूस करना, जो भी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें, उसके एफर्ट्स, उसके इम्पैक्ट को कम, खराब मतलब उसके उसको इम्पैक्ट को लेसन करना, क्योंकि हमारा ह्यूमंस का जितना भी इम्पैक्ट है मोस्टली नेगेटिव ही है। हम कंजम्पशन हमारा ओवर कंज्यूम कर रहे हैं, कूड़ा इतना फैला रहे हैं, तो मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। तो उस नेगेटिव इम्पैक्ट को मिटिगेट करना, रिड्यूस करना, ऑफन ये एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, या फिर ये पेन या मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में भी कई बार यूज होता है। सेकेंड हाईएस्ट एरिया ऑफ इट्स यूसेज वुड बी मेडिकल। सो फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू मिटिगेट द पेशेंट्स पेन, यानी कि पेशेंट के पेन को कम करने के लिए डॉक्टर ने मेडिसिन दी। अब ऐसे ही सिमिलर सा वर्ड है एलिविएट करना, यानी कि इसको भी, इसका भी मतलब है कम करना। एलिविएट करना बहुत पॉपुलरली यूज होता है मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि कोई चीज, अगर आप कोई मेडिसिन, आपको कोई दर्द हो रहा है, कोई मेडिसिन आपको दी जा रही है उसको कम करने के लिए, तो बोलेंगे एलिविएट करने के लिए, उस पेन से राहत देने के लिए। ठीक है, कम करने के लिए। तो एलिविएट, मिटिगेट, ये दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं, बहुत स्लाइट अंतर है कई बार कॉन्टेक्स्ट से, कम करना या राहत देना, मिटिगेट मतलब भी कम करना। तो ये वर्ड्स को ध्यान में रखें। अनदर वर्ड इज एग्जैसरबेट, अभी ये पीछे भी हमने देखा था, टू मेक समथिंग वर्स, उसको और खराब कर देना। ठीक, पोल्यूशन कैन एग्जैसरबेट अस्थमा सिम्टम्स, तो अस्थमा ऑलरेडी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, ऑलरेडी सांस लेने में दिक्कत होती है, अस्थमा होता है, तो पोल्यूशन उसको और एग्जैसरबेट कर देता है, यानी पोल्यूशन उसको और खराब कर देता है, और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देता है। ठीक है, तो एग्जैसरबेट मतलब टू वर्सन द सिचुएशन, उसको और खराब कर देना। अब मिसलीडिंग कॉज एंड इफेक्ट फ्रेजेस, कई बार ये थोड़ा सा मतलब वेगली देख सकते हो, पिछले वर्ड्स ज्यादा और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक बार समझ लो ताकि दिमाग में रहे। ये तुम्हें बार बार रिवाइज नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, बट दिमाग में रहेगा तो यू नेवर नो कब कहाँ से क्या काम आ जाए। तो को रिलेटेड विद, इसका मतलब है कि माइट बी रिलेटेड बट नॉट नेसेसरली अ कॉज। तो फॉर एग्जाम्पल हायर कॉफी कंजम्पशन इज को रिलेटेड विद इंक्रीज्ड अलर्टनेस, यानी कि हायर कॉफी कंजम्पशन रिलेटेड है अलर्टनेस बढ़ने से, बट जरूरी नहीं कि यही रीजन हो अलर्टनेस बढ़ने का। ठीक है, तो दिस मीन्स दे अपीयर टुगेदर ऑफन बट कॉफी माइट नॉट बी द ओनली रीजन फॉर अलर्टनेस। ठीक, कि भाई वो साथ में हो रहे, मतलब कुछ तो रिलेशन है, बट पक्का पक्का इसकी वजह से ही ये हो रहा है ऐसा नहीं कह सकते, कि इसका कॉज भी है, ये जरूरी नहीं है, कि कुछ तो मगर रिलेशन है। ठीक, कोइंसाइड्स विद, इसका मतलब है हैपेंस एट द सेम टाइम बट नॉट नेसेसरली लिंक्ड, यानी कि सेम टाइम पे हो रही है कोई दो एक्टिविटीज बट वो दोनों लिंक्ड नहीं है। कि मान लीजिए आप एक क्लास में आपका 2 बजे से 4 बजे आपका इंग्लिश का क्लास है, दूसरे रूम में 2 बजे से 4 बजे मैथ का क्लास है, तो ये दोनों क्लासेस कोइंसाइड करते हैं बट रिलेटेड नहीं है दोनों। ठीक है, एक साथ हो रही है चीजें, बट ऐसा नहीं कि एक साथ का मतलब है कि दोनों साथ में बैठ के पढ़ रहे हैं कुछ, दोनों सेम टाइम पे हो रही है, यही बस एक चीज है, हैपेंस एट द सेम टाइम बट नॉट नेसेसरली लिंक्ड, वो अपना अलग पढ़ रहे हैं, वो अपना अलग पढ़ रहे हैं, बस सेम टाइम पे हो रही है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल द राइज इन सोशल मीडिया यूसेज कोइंसाइड्स विद द ड्रॉप इन न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन,
तो यहाँ पे सोशल मीडिया बढ़ रहा है और न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन घट रहा है सेम पीरियड में। बट जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया की वजह से ही न्यूज़पेपर घट रहा हो। अगर कोइंसाइड्स विद बोला है तो इसका ये इम्प्लीकेशन बिल्कुल नहीं है। ठीक, खाली इतना इम्प्लाइड है कि ये दोनों चीजें सेम टाइम पे हो रही हैं। और तीसरा है एट्रीब्यूटेबल टू, मतलब कि सेड टू बी कॉज्ड बाय बट नॉट नेसेसरली प्रूवन। यानी कि ऐसा कहा तो जा रहा है कथित तौर पे, पर ऐसा भी प्रूव नहीं हुआ है, कि सिर्फ कथित तौर पे है, अभी प्रूव तो नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक स्लोडाउन इज एट्रीब्यूटेबल टू ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी। यानी कि इकोनॉमिक स्लोडाउन, जो ये आर्थिक गिरावट है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी है इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, ऐसा मगर जरूरी नहीं है। ठीक, सो एट्रीब्यूटेबल टू कथित तौर पे। रिजल्ट्स इन, अगेन इट्स यू, रिजल्ट्स इन का मतलब है कि भाई डायरेक्टली प्रूवन, ये पक्का पक्का है। तो स्मोकिंग रिजल्ट्स इन सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक लंग कैंसर, ये तो पक्का है, ये पूरा प्रमाणित बात है, बहुत टेस्ट हो रखे हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं, तो स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। ठीक है, ओनली इफ डायरेक्टली प्रूवन, अदरवाइज यूज लिंक्ड टू। अगर प्रूवन नहीं है तो लिंक्ड टू बोलो, बट अगर प्रूवन है तो रिजल्ट्स इन। ऐसे ही लीड्स टू भी बहुत ही सिमिलर मीनिंग होती है, मे इम्प्लाई बट it's just when it is like sure. So lack of sleep often leads to reduced concentration. This suggests a cause and effect link, but the phrase is softer. यानी कि अगर पक्का श्योर हो तो रिजल्ट्स इन यूज करो, लीड्स टू से थोड़ा कम अगर श्योरिटी है तब यूज होता है। ठीक है, सिमिलर मीनिंग है। तो आप ये एक बार मोटा मोटा जस्ट गो थ्रू दिस, ताकि आपको मोटा मोटा पता हो, बार बार रिवाइज नहीं भी करोगे तो चल जाएगा ये वाला पार्ट। नाउ, वर्ड्स दैट ओवर कॉम्प्लिकेट द व्यू पॉइंट्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत कॉमनली अपीयर होते हैं एडिटोरियल्स वगैरह में। तो मतलब आपके भी हो सकता है टेक्स्ट में, किसी पैसेज में, किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में इसमें से कोई वर्ड, कोई जार्गन पड़ जाए, तो ये भी आप अपने आज टेबल के सामने लगा लेंगे कि इसको रिवाइज करें। तो पहला वर्ड है डाइकोटोमी, अ क्लियर डिवीजन बिटवीन टू थिंग्स, यानी कि दो चीजों के बीच में स्पष्ट अंतर। सिंपल मीनिंग डिवीजन। For example, the debate on urban versus rural education creates a false dichotomy. यानी कि अर्बन और रूरल एजुकेशन के बीच की जो डिबेट है, बेसिकली एक फॉल्स, एक छलावा वाला डिवीजन पैदा करती है, रियल डिवीजन नहीं है ये कोई। मतलब एजुकेशन तो एजुकेशन ना, अर्बन में अलग रूरल में अलग एजुकेशन के ऊपर डिबेट करने का क्या मतलब है। ये एक तरीके से ये डिवीजन क्रिएट करके खाली एक डिस्ट्रैक्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, एक फॉल्स डाइकोटमी, एक फॉल्स, एक छलावा क्रिएट करने वाला डिवीजन है ये। ठीक है, तो फॉल्स डाइकोटमी। तो ऐसी लाइंस बड़ी कॉमनली यूज होती है एडिटोरियल्स वगैरह में। तो फॉल्स डाइकोटमी या डाइकोटमी को आप कोशिश करें कि ये आपको याद रहे। पैराडाइम शिफ्ट, वेरी कॉमन अगेन, अ मेजर चेंज इन थिंकिंग, या फिर सोचने समझने के तरीके में बड़ा बदलाव, बिग चेंज इन आइडियाज। तो फॉर एग्जाम्पल, द इंटरनेट ब्रॉट अ पैराडाइम शिफ्ट इन हाउ पीपल एक्सेस इंफॉर्मेशन। यानी कि इंटरनेट ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। पैराडाइम शिफ्ट मतलब बहुत ही मेजर। इंटरनेट से सोचिए ना, कितना कुछ बदल गया, आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, पढ़ाई का तरीका चेंज हो गया, नौकरी का तरीका चेंज हो गया, गवर्नमेंट के काम करने का तरीका चेंज हो गया। इतना बड़ा, मतलब हर कोई सोसाइटी का, कोई रियल वर्ल्ड का ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो इंटरनेट के आने से इम्पैक्ट ना हुआ। तो इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट, बहुत ही मेजर चेंज। हर चेंज को पैराडाइम चेंज नहीं कह देंगे, मतलब एकदम सोसाइटी के हर एक चीज बदल जाए, एकदम होता नहीं, एकदम दुनिया ही बदल जाए टाइप, ऐसा दुनिया बदल देने वाला बदलाव, दैट इज पैराडाइम शिफ्ट। ओके, एपिस्टेमोलॉजिकल, वेरी फैंसी वर्ड, एक बार याद कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आपस में किसी के सामने बोल दोगे तो उसको लगेगा भाई क्या बोल दिया। सो कोई भी मोटिवेशन हो, वर्ड याद होना चाहिए। सो रिलेटेड टू नॉलेज और हाउ वी अंडरस्टैंड इट, ज्ञान और उसे समझने के तरीके से जुड़ा हुआ। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से कि क्या कह रहे हैं जनाब। The essay raises important epistemological questions about what counts as truth. तो बेसिकली सच्चाई क्या है, इसको समझा कैसे जाए, सच को किस तरीके से समझा जाए। तो वो एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन है, कि उसके बेसिक्स को ही क्वेश्चन कर दिया कि भाई सच क्या है, उसको कैसे समझे। या फिर सुंदरता क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन करना, कि खाली गोरी चमड़ी सुंदर है, खाली बड़ी आंखें सुंदर हैं, खाली एक तरीके का चेहरा सुंदर है। तो किस बेसिस पे सुंदरता को देखी जाए, उसकी नॉलेज के बेसिस, उसके फाउंडेशन को ही क्वेश्चन कर देना, वो है एपिस्टेमोलॉजिकल क्वेश्चन। यानी कि नॉलेज या ज्ञान से उसे समझने के तरीके से जुड़ा हुआ, कि सुंदरता को कैसे समझा जाए, ट्रूथ को कैसे समझा जाए, उसको समझने के तरीके से जुड़ी हुई बात, वो है एपिस्टेमोलॉजिकल। ठीक,
Another phrase is ideological stance. तो आइडियोलॉजी इज योर बिलीफ सिस्टम। भाई कई बार बोलते हैं कि आइडियोलॉजी राइट है, कि आइडियोलॉजी लेफ्ट है, ये बीजेपी समर्थक हैं, वो सीपीआई समर्थक है, वॉट एवर। सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपना अपना बिलीफ है, अपनी अपनी एक धारणा है। तो आइडियोलॉजिकल स्टैंस मतलब किसी विचारधारा या विश्वास पर आधारित राय। तो व्यू पॉइंट बेसिकली। So for example, her ideological stance on climate change influences her policy decision. तो भाई किसी के अपने कुछ धारणा है जिसके बेसिस पे उसने कुछ डिसीजन लिए, तो उसके आइडियोलॉजिकल स्टैंस, उसके जो व्यू पॉइंट है, उसके बेसिस पे उसने अपने पॉलिसी डिसीजन लिए हैं। ठीक है। तो कोई राइट का इंसान है तो उसने राइट के हिसाब से राइट आइडियोलॉजी से मार्केट के लिए ज्यादा ओपन रहती है, तो उसने अपने डिसीजन ऐसे लिए कि वो मार्केट के लिए ओपन है। तो उसके जो डिसीजंस है वो अपने आइडियोलॉजी से, उसकी राइट आइडियोलॉजी से इम्पैक्टेड है। ऐसी किसी की लेफ्ट आइडियोलॉजी है तो उस तरीके से उसकी आइडियोलॉजी से इम्पैक्टेड उसका डिसीजन है। तो ये यहाँ पे इस लाइन में कहा जा रहा है। ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल स्टैंस मतलब धारणा, विचारधारा से जुड़ा हुआ। ठीक। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा, स्टैंस मतलब आपका, आपकी राय। ठीक। अब फॉल्स कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने वाले कुछ फ्रेजेस। प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस बहुत बहुत कॉमनली यूज्ड इन एडिटोरियल, स्पेशली अगर कुछ जियोपॉलिटिक्स वगैरह की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि बहुत मेजर इफेक्ट्स, गंभीर असर या दूरगामी प्रभाव। सो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विल हैव प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस फॉर रूरल स्टूडेंट्स, यानी कि इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होंगे। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बहुत गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, बट बहुत मेजर चीज है ये, और इसके बहुत गंभीर प्रभाव होंगे। प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस, प्रोफाउंड मतलब बहुत मेजर, महान, इस तरीके से। ठीक है। प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन मतलब प्रभाव या इफेक्ट्स। सो योर नेक्स्ट फ्रेज इज requisite एडजस्टमेंट्स, यानी कि नेसेसरी चेंजेस, जरूरी बदलाव। After the pandemic, companies needed to had to make requisite adjustments to allow remote work, यानी कि रिमोट वर्क, अपने घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी requisite adjustments थे, रिक्वायर्ड नेसेसरी चेंजेस, यानी कि जो जरूरी बदलाव थे वो कंपनीज को करने पड़े पैंडेमिक के बाद, ताकि वर्क फ्रॉम होम कर सके लोग। ठीक। अगला फ्रेज है इंट्रिकेटली वोवन आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स या जटिल और परस्पर तरीके से जुड़े हुए तर्क। For example, the lawyer presented intricately woven arguments to prove the innocence of her client. यानी कि उसने इतने जुड़े हुए, इतने नुआंस, इतने होते हैं ना जिसको कहते हैं बाल की खाल निकाल दी एकदम। इतने डिटेल्ड आर्गुमेंट के, मतलब ये लॉ है तो ऐसा तो वैसा तो वैसा, इतना डिटेल्ड और इतने जटिल तरीके से तर्क दे करके आर्ग्यूमेंट्स बनाना। इंट्रिकेटली ववन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है। बहुत ही जटिल और प्रभावकारी तरीके से। ठीक। So lawyer presented intricately woven arguments to prove the innocence of her client, यानी कि बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें निकाल निकाल के लाए और लॉयर अपने क्लाइंट को बचाने के लिए। ठीक। कॉग्निजेंट ऑफ रैमिफिकेशंस, ये भी, अरे कॉग्निजेंट वर्ड तो बहुत फेवरेट है एक्सपर्ट्स का, एडिटोरियल्स में बहुत बहुत दिखता है। रैमिफिकेशंस भी। सो अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस, बेसिकली इसका मतलब है टू बी अवेयर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, यानी परिणाम समझना। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। लीडर्स मस्ट बी कॉग्निजेंट ऑफ द ramifications ऑफ देयर पॉलिसी डिसीजन, यानी कि लीडर्स जो भी पॉलिसी बनाते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, उनको उसके परिणाम भी समझना चाहिए कि भाई इसका क्या परिणाम होगा। ठीक है। सो कॉग्निजेंट ऑफ द ramification, उनकी पॉलिसी के जो डिसीजन होंगे उसको कॉग्निजेंट, ये वर्ड हम कॉग्निटिव जहां भी आ जाए वो सोचने या समझने की एबिलिटी से जुड़ा हुआ है। कॉग्निटिव प्रोवेस जैसे अगले फ्रेज में आप देखेंगे, तो वो सोचने की प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। कॉग्निजेंस, टेक कॉग्निजेंस, इस चीज के को पे जरा नजर डालें। तो हम अपनी वोकैबुलरी भी करेंगे तो हम कॉग्निजेंट या कॉग्निसेंस इन सब वर्ड्स पे आएंगे। बट ये फ्रेजेस अगर आप समझ लेंगे तो आपको एडिटोरियल्स वगैरह में जब ये दिखेंगे तो यू विल हैव ऑलरेडी लर्न इनका मतलब क्या है, तो वो थोड़ा चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये आपका लास्ट फ्रेज है, मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोवेस। इसका मतलब है इंटेलिजेंस शो करना, बुद्धिमत्ता या मानसिक क्षमता का प्रदर्शन करना। सो फॉर एग्जाम्पल, सॉल्विंग द पजल इन मिनट्स वाज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज कॉग्निटिव प्रोवेस। उसने दो मतलब मिनटों में उसने वो पजल सॉल्व कर दी, इससे उसका कॉग्निटिव प्रोवेस, उसकी सोचने समझने की प्रवृत्ति की वो कितना इंटेलिजेंट है, ये उसने शो किया। ठीक है। तो ये आपका हो गया लास्ट फ्रेज। अब विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और खाली इस लेक्चर को यहाँ पे सुन लेने से, समझ लेने से, खाली इतने वर्ड्स या इतने फ्रेजेस पढ़ लेने से तो काम नहीं होना है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं आपको खाली रास्ता दिखा रही हूँ, रास्ता देख लेने से काम नहीं होगा, चलना पड़ेगा।
तो इसलिए आपको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है. सो हियर इज योर होमवर्क एंड सम फॉलो स्टेप्स टू फॉलो आगे के लिए. सॉल्व 5 comprehension questions from past SSC papers. Identify 3 complex sentences and simplify them. Read an editorial and note viewpoints या tone, ये सब चीजें. रिव्यू टुडे स्ट्रैटेजीज एंड अप्लाई देम इन प्रैक्टिस. आज का जो भी चीजें आपने सीखी उनको प्रैक्टिस करो. जाके अभी भी मम्मी को बोलो, मम्मी एपिस्टेमोलॉजिकल ये वो जो भी आप एक स्टेटमेंट बना लो, या फिर कॉग्निटिव मैनिफेस्टेशन या कॉग्निटिव प्राउएस, ये सब वर्ड्स यूज करो. मम्मी तो चाटे मारे, कोई बात नहीं, याद रहेगा हमेशा वो चाटा और वो वर्ड. यू नेवर नो, एग्जाम में आ गया तो बहुत फायदा हो जाएगा. सो जस्ट मेक दिस होल प्रोसेस फन, वरना इतना लंबा प्रेपरेटरी फेज में चीजें मुश्किल हो जाएंगी. तो आज आपने जितने भी ये फ्रेजेस और वर्ड सीखे हैं, ट्राई टू यूज देम, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग में दिमाग में बैठ जाएंगे तो आगे तो भी आपको वोकैबुलरी जब हम करेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स आएंगे. तो इसलिए जरूरी है कि जब भी आप रीडिंग करें, उसमें व्हेन यू कम अक्रॉस न्यू वर्ड्स, उनको वहीं गोला बना के उसका मीनिंग देख के उसको वही कोशिश करें कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले फन तरीकों से, या जैसे भी आप उसको याद कर ले, उसको समझ ले. उस वर्ड को कई बार तोड़ने की भी कोशिश करें कि क्या ये कोई इसमें रूट वर्ड छुपा हुआ है, तो उससे आपको और कई सारे वर्ड्स समझ में आ जाएंगे. ठीक है. सो विद दिस I would like to end the lecture. Thank you so much for your patience. Keep practicing and we will rock the exam. Thank you. Bye bye.